हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। बच्चों, आज हम इस वीडियो में लेकर के आए हैं फ्लूइड मैकेनिक्स का सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड। ठीक है ना। सिंपल सा चैप्टर है ये फ्लूइड मैकेनिक्स का सरफेस टेंशन, और एक इसके बाद टॉपिक आएगा फ्लो ऑफ लिक्विड। ठीक है ना। तो हम बात कर रहे हैं बच्चों, किसी लिक्विड का सरफेस टेंशन क्या होता है। सरफेस टेंशन नोट करते जाइए आप इसे। सरफेस टेंशन, फ्री सरफेस ऑफ ए लिक्विड बिहेव एज इलास्टिक मेम्ब्रेन, स्ट्रेच्ड इलास्टिक मेम्ब्रेन। फ्री सरफेस ऑफ ए लिक्विड बिहेव एज ए स्ट्रेच्ड इलास्टिक मेम्ब्रेन एंड ट्राइज टू हैव मिनिमम सरफेस एरिया। हर एक लिक्विड की सरफेस एक खींची हुई स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन का मतलब होता है खींची हुई झिल्ली की तरह, एक नेट समझते हो ना, जाल खींचे हुए एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करती है। इसका मतलब हर एक सरफेस, लिक्विड की सरफेस अपने सरफेस एरिया को कम से कम करने का प्रयास करती है। क्या मेरे बच्चे? फ्री सरफेस ऑफ ए लिक्विड बिहेव एज ए स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन एंड ट्राइज टू हैव मिनिमम सरफेस एरिया। हर एक लिक्विड की सरफेस अपने सरफेस एरिया को मिनिमम, कम से कम करने का प्रयास करती है। इसका मतलब हर एक लिक्विड की सरफेस एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करती है, एक खिंची हुई झिल्ली की तरह व्यवहार करती है। अर्थात हर एक लिक्विड की सरफेस जो है अपने सरफेस एरिया को मिनिमम मींस कम से कम करने का प्रयास करती है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। लिक्विड की इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? सरफेस टेंशन बोलते हैं। आपने देखा हो, सोप फिल्म देखी है? सोप फिल्म जैसे कपड़े धोते हैं हम, तुमने देखा हो तो कभी कभी उस पर सोप के बड़े बड़े से फिल्म बन जाती है, लेयर। ठीक है ना, बड़ी फिल्म बन जाती है, एक मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करती है वो फिल्म। हर एक लिक्विड की सरफेस एक स्ट्रेच्ड का मतलब खिंची हुई, मेम्ब्रेन का मतलब होता है झिल्ली, खिंची हुई झिल्ली की तरह व्यवहार करती है। इट मीन्स हर एक लिक्विड की सरफेस अपने सरफेस एरिया को कम से कम करने का प्रयत्न करती है, अपने एरिया में क्या करती है? श्रिंक होने का प्रयास करती है हर एक लिक्विड की सरफेस। तुमने देखा हो, अगर जैसे शेविंग ब्रश देखी है, शेविंग जो करते हैं हम, ठीक है ना, शेविंग ब्रश, सोप जब लगाते हैं हम शेव पर, तो उस शेविंग ब्रश को पानी में डालो, और जैसे ही पानी में डालेंगे शेविंग ब्रश को, तो उसके जो बाल होते हैं ना, जैसे ही पानी में डालोगे तो बाल फैल जाते हैं ऐसे। उनके बीच में क्या भर जाता है? पानी। उनके बीच में क्या भर गया? पानी। पानी की फिल्म बन जाएगी। और जैसे ही उस ब्रश को बाहर निकालती हो तो उसके बालों के बीच में जो फिल्म बन गई है, और जैसे ही पानी में से बाहर निकाला तो वो फिल्म क्या करेगी? एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करेगी, अपने एरिया को कम से कम करने का प्रयत्न करेगी। और जैसे ही लिक्विड फिल्म इन बालों के बीच में जो बनी हुई है, जैसे ही उसको पानी में से बाहर निकाला तो वो फिल्म क्या करती है? सिकुड़ती है अपने एरिया में। तो बाल क्या करते हैं वो, तुमने देखा हो तो फिल्म स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करती है। इसका मतलब हर एक लिक्विड की फिल्म अपने सरफेस एरिया को कम से कम करने का प्रयत्न करती है। तो तुमने देखा हो उस ब्रश को, जो शेविंग ब्रश है, उसको पानी में जैसे ही डालते हैं तो बाल फैल जाते हैं। जैसे ही फैलेंगे उनके बीच में क्या आ जाएगा? पानी, लिक्विड फिल्म आ जाएगी। और जैसे ही पानी में से बाहर निकालेंगे तो वो लिक्विड फिल्म क्या करेगी? श्रिंक होगी, अपने सरफेस एरिया को कम करेगी। और सरफेस एरिया को जैसे ही वो कम करेगी, तुरंत वो बाल एक दूसरे से क्या कर जाते हैं? पास पास आकर के चिपक जाते हैं। किसकी वजह से? ड्यू टू सरफेस टेंशन। दिस प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। ठीक है ना मेरे बच्चे, नोट कर लिया? तो न्यूमेरिकली सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड इज द फोर्स एक्टिंग ऑन unit length of imaginary line drawn on the liquid surface
ठीक है ना, ऑफ लिक्विड सरफेस, एंड इट्स डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन एंड द टेंजेंशियल टू द लिक्विड सरफेस। न्यूमेरिकली सरफेस टेंशन क्या होता है? जैसे ये कोई लिक्विड की सरफेस है, इस लिक्विड की सरफेस पर कोई इमेजिनरी लाइन हमने ड्रॉ कर दी है। मान जाओ भाई लिक्विड की सरफेस पर कोई लाइन ड्रॉ, तो एक्चुअली तो प्रैक्टिकली तो लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते, हम ये मान लें कि इस लिक्विड की सरफेस पर ये कोई इमेजिनरी लाइन है, ठीक है ना, ये कोई लाइन हमने ड्रॉ कर दी। क्या मेरे बच्चे? इस लाइन पर लिक्विड के जितने भी मॉलिक्यूल होंगे, उन सभी मॉलिक्यूल्स पर, इस लाइन पर जितने भी मॉलिक्यूल होंगे उसके, भाई इस लाइन पर मॉलिक्यूल होंगे कि नहीं होंगे लिक्विड के? ये वाले होंगे। तो इन मॉलिक्यूल्स के इधर वाले और इसके इधर वाले मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे? इन मॉलिक्यूल्स पर एक टेंजेंशियली, इस लाइन के परपेंडिकुलर और लिक्विड सरफेस के टेंजेंशियली, इन मॉलिक्यूल के इधर वाले जो मॉलिक्यूल हैं, इधर वाले मॉलिक्यूल और उसके दूसरी ओर इधर की तरफ जो मॉलिक्यूल होंगे, ये मॉलिक्यूल इन मॉलिक्यूल्स पर लिक्विड सरफेस के टेंजेंशियली और इस लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक फोर्स लगाते हैं। ये क्या लगाते हैं? ये फोर्स लगेगा इन मॉलिक्यूल्स पर। इसके अगल बगल वाले मॉलिक्यूल क्या लगाते हैं? एक फोर्स लगाएंगे, और इस फोर्स की जो डायरेक्शन होगी इस इमेजिनरी लाइन के परपेंडिकुलर और लिक्विड सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। तो लिक्विड सरफेस पर ड्रॉ की गई यूनिट लेंथ की इमेजिनरी लाइन पर जितना लिक्विड के अदर मॉलिक्यूल्स का फोर्स होगा, उस फोर्स को हम लिक्विड का सरफेस टेंशन कहते हैं। डायरेक्शन ऑफ सरफेस टेंशन इज नॉर्मल टू दिस लाइन एंड टेंजेंशियल टू लिक्विड सरफेस। इस सरफेस टेंशन की जो डायरेक्शन होगी इस इमेजिनरी लाइन के परपेंडिकुलर, या ऐसे कहें लिक्विड सरफेस के टेंजेंशियली। जरा गौर से देख लो इसे ठीक से। आपने लिखा है न्यूमेरिकली सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड इज द फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट लेंथ ऑफ एन इमेजिनरी लाइन ड्रॉन ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड एंड इट्स डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। इसकी डायरेक्शन इस इमेजिनरी लाइन के परपेंडिकुलर एंड द टेंजेंशियल टू द लिक्विड सरफेस। लिक्विड सरफेस पर ड्रॉ की गई इमेजिनरी यूनिट लेंथ की इमेजिनरी लाइन पर लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के द्वारा जो फोर्स एक्ट होता है, यूनिट लेंथ की लाइन पर लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के द्वारा जो फोर्स एक्ट होता है, उसको हम लिक्विड का सरफेस टेंशन कहते हैं। और इस सरफेस टेंशन की डायरेक्शन इस इमेजिनरी लाइन के परपेंडिकुलर होगी और लिक्विड सरफेस के क्या होगी? टेंजेंशियल। ये बात क्लियर है या नहीं है? मान लो इस लिक्विड सरफेस पर जो इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की है, मान लो इसकी L लंबाई पर लगने वाला फोर्स F है, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ सरफेस टेंशन, तो यूनिट लेंथ की लाइन पर, यूनिट लेंथ की इमेजिनरी लाइन पर लिक्विड के अदर मॉलिक्यूल्स जितना फोर्स लगाते हैं उसे हम उस लिक्विड का सरफेस टेंशन बोलते हैं। T बराबर F/L, इट्स यूनिट इज न्यूटन पर मीटर और जूल पर मीटर स्क्वायर, जूल पर मीटर स्क्वायर। ध्यान दीजिए, न्यूमेरिकली सरफेस टेंशन T इक्वल टू F इफ L इक्वल टू यूनिट। आपने यही लिखा है, न्यूमेरिकली सरफेस टेंशन ऑफ ए लिक्विड is the force acting on a unit length of imaginary line drawn on the surface of liquid and its direction is perpendicular to this line and tangential to liquid surface। लिक्विड सरफेस पर ड्रॉ की गई यूनिट लेंथ की इमेजिनरी लाइन पर लगने वाले फोर्स को हम लिक्विड का सरफेस टेंशन कहते हैं। इस सरफेस टेंशन की डायरेक्शन इस इमेजिनरी लाइन के परपेंडिकुलर और लिक्विड सरफेस के टेंजेंशियली होती है। मान लो
एल लंबाई पर लगने वाला फोर्स एफ है, लिख दिया है आपने। इफ एफ इज द फोर्स एक्टिंग ऑन लेंथ एल देन सरफेस टेंशन, आपने लिखा है एल लंबाई पर, एल लेंथ पर लगने वाला फोर्स मान लो एफ है, तो यूनिट लेंथ पर लगने वाला फोर्स एफ अपॉन एल। सो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन फॉर्मूला फॉर सरफेस टेंशन टी इज इक्वल टू एफ अपॉन एल, और जाके यूनिट क्या होगी मेरे बच्चे, भाई सरफेस टेंशन की यूनिट क्या होगी, फोर्स की यूनिट न्यूटन और लंबाई की यूनिट मीटर। सो यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन इज न्यूटन पर मीटर और जूल पर मीटर स्क्वायर एंड इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला इज ml0t-2। कैसे, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सरफेस टेंशन, इस वाले फॉर्मूले में डायमेंशन लिख दो। सरफेस टेंशन की डायमेंशन क्या होगी, F अपॉन एल से डायमेंशनल फॉर्मूला निकालो। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला mlt-2, लेंथ की L, L से L कैंसिल हो गया, तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सरफेस टेंशन ml0t-2। क्लियर है, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सरफेस टेंशन इज ml0t-2। कोई प्रॉब्लम? बहुत इंपॉर्टेंट नोट, वेरी इंपॉर्टेंट नोट अबाउट सरफेस टेंशन, नोट करिए आप, बहुत काम की चीजें बच्चों। फर्स्ट पॉइंट नोट करो ध्यान से, द स्मॉल ड्रॉपलेट्स of a liquid are always spherical in shape because the surface area of sphere is the least for the given volume, but the big drops gets flattered due to gravitational। लिक्विड की छोटी छोटी जो ड्रॉप होती है वो ड्यू टू सरफेस टेंशन स्फेरिकल होती है शेप में, क्योंकि स्फीयर का सरफेस एरिया सबसे कम होगा, क्योंकि सरफेस टेंशन के कारण हर एक लिक्विड की सरफेस अपने सरफेस एरिया को कम से कम करने का प्रयास करती है, ठीक है ना। अब क्योंकि सरफेस एरिया स्फीयर का सबसे कम होता है मेरे बच्चे, इसी वजह से लिक्विड की छोटी जो ड्रॉप होती हैं, छोटी जो बूंदें होती हैं, वो स्फेरिकल शेप में होती हैं सरफेस टेंशन के कारण, क्योंकि स्फीयर का एरिया, स्फीयर का सरफेस एरिया किसी गिवन वॉल्यूम के लिए स्फीयर का सरफेस एरिया सबसे कम होता है। इसी वजह से सरफेस टेंशन के कारण लिक्विड की छोटी छोटी जो ड्रॉप होंगी कैसी होंगी, स्फेरिकल शेप में होंगी। एक्चुअल में बड़ी जो ड्रॉप है सरफेस टेंशन के कारण होती वह भी स्फेरिकल है, लेकिन बड़ी ड्रॉप के अंदर वेट का इफेक्ट ज्यादा होगा सरफेस टेंशन से, इसी वजह से बड़ी जो ड्रॉप होती हैं वो वेट के कारण, अपने वेट की वजह से क्या हो जाती है, थोड़ी सी फ्लैटर, थोड़ी पिचक जाती है, ओवल शेप में होती है। यही बात लिखिए मेरे बच्चे, द स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ ए लिक्विड आर ऑलवेज स्फेरिकल इन शेप बिकॉज द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर इज लीस्ट फॉर ए गिवन वॉल्यूम। गिवन वॉल्यूम के लिए सरफेस एरिया सबसे कम स्फीयर का होता है, इसी वजह से लिक्विड की छोटी छोटी जो बूंदें होती हैं, लिक्विड की जो छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स हैं वो शेप में स्फेरिकल होंगी, क्योंकि स्फीयर का एरिया सबसे कम है। बड़ी लिक्विड की बड़ी ड्रॉप होती तो स्फेरिकल है, लेकिन उसमें वेट का प्रभाव ज्यादा होने की वजह से थोड़ी सी क्या हो जाती है, पिचक जाती है, फ्लैटर्ड हो जाती है, मींस ओवल शेप में हो जाती है। द बिग ड्रॉप्स गेट्स फ्लैटर्ड ड्यू टू ग्रेविटेशनल। सेकंड पॉइंट मेरे ख्याल से आपको ठीक से समझ आ गया होगा। फर्स्ट पॉइंट क्लियर है। सेकंड पॉइंट देखो जरा गौर से ध्यान से मेरे बच्चे, लिक्विड सरफेस पर फ्लोट करती हुई निडल या ब्लेड, क्या बेटा, सरफेस टेंशन के कारण लिक्विड सरफेस पर क्या करते रहते हैं, वो तैरते रहते हैं। आप एक काम करना, पहले सेकंड पॉइंट देखो जरा गौर से, इसको नोट करो, आप नोट करो तभी मैं बताऊंगा आपको कि क्या करना है। द फ्लोटिंग ऑफ ए ब्लेड, निडल्स एसेट्रा ऑन द लिक्विड सरफेस इज ड्यू टू सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन, लिक्विड के सरफेस टेंशन के कारण लिक्विड की सरफेस पर जो निडल होती है ना, कपड़े सिलने वाली, तुमने देखी हो पतली वाली निडल, या फिर ब्लेड, ब्लेड तो देखे होंगे जिससे सेब बनाते हैं, बहुत पतले होते हैं ना, तो निडल और ब्लेड लिक्विड की सरफेस पर तैरते रहते हैं लिक्विड के सरफेस टेंशन के कारण। ऐसा क्यों, उसका कारण है,
ध्यान दो, जैसे ये कोई निडल है बच्चों, ये निडल है, ये एक्चुअल में निडल का क्रॉस सेक्शन बनाया मैंने। ये कोई निडल है, निडल को आप एक काम करो, इसको निडल मान जाओ थोड़ी देर के लिए, इसको निडल मान लो आप। और इस निडल को हम ऊपर यहां से नहीं देख रहे, ऐसे नहीं ऑब्जर्व कर रहे, हम यहां से देख रहे हैं। इस निडल का हमको क्या दिख रहा है, ये क्रॉस सेक्शन दिख रहा है, ये वाला क्रॉस सेक्शन। तो पेपर पर मैंने जो बनाया है इस निडल का, इस वाली निडल का, इस निडल का मैंने ये क्रॉस सेक्शन बनाया है, ये वाला क्रॉस सेक्शन बनाया है मैंने निडल का, ठीक है ना। और जब ये निडल किसी लिक्विड सरफेस पर रखोगे आप, ये लिक्विड है, जरा गौर से देखना, मेरी बात सुनना ध्यान से। तो इस निडल का मेरे बच्चे वेट तो किधर होगा, डाउनवर्ड, वेट तो नीचे होगा mg, और इस लिक्विड का इसके टेंजेंशियली सरफेस टेंशन ये होगा, सरफेस टेंशन ये होगा इसका, लिक्विड का सरफेस टेंशन T, और इस सरफेस टेंशन T के दो रिजॉल्व पार्ट, इसके दो कंपोनेंट, ये तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये वाला वर्टिकल कंपोनेंट। इस सरफेस टेंशन के दो रिजॉल्व पार्ट करो, एक तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट H और ये वाला कौन सा, वर्टिकल कंपोनेंट V। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये वाला कंपोनेंट इस कंपोनेंट से बैलेंस हो जाएगा। तो ड्यू टू दिस वर्टिकल कंपोनेंट्स, इस वर्टिकल कंपोनेंट के कारण निडल क्या करती रहेगी, फ्लोट करती रहेगी, क्योंकि हियर वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द सरफेस टेंशन बैलेंस द वेट ऑफ द निडल, ड्यू टू विच निडल फ्लोट्स ऑन लिक्विड सरफेस। एक्चुअल में ये जो निडल बनाई है आपने, एक्चुअल में ये निडल का क्रॉस सेक्शन है, ठीक है ना। पानी की सतह पर पतली सुई, सुई जानते हो ना, निडल को बोलते हैं, और ब्लेड तैरते रहते हैं पानी के सरफेस टेंशन के कारण। क्यों? क्योंकि सरफेस टेंशन के जो वर्टिकल कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो बैलेंस होंगे, वर्टिकल कंपोनेंट बैलेंस कर लेते हैं किसको, वर्टिकल कंपोनेंट बैलेंस द वेट ऑफ द निडल, ड्यू टू विच निडल फ्लोट्स ऑन द लिक्विड सरफेस। इसका मैंने निडल का क्रॉस सेक्शन बनाया है, मैं इसका दूसरा सेक्शन बना रहा हूं, जरा चेक करो। देखो, जैसे लिक्विड सरफेस ये है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, मान जाओ आप, और इस पर ये कोई निडल है, ये वाली निडल। तो आपने एक्चुअल में इसका क्रॉस सेक्शन बनाया यहां पर, ये वाला सेक्शन बनाया, ये वाला सेक्शन आपने, ये वाला सेक्शन, केवल ये सेक्शन आपने दिखाया है यहां पर। एक्चुअल में ये जो लिक्विड सरफेस है, ये वाला जो देख रहे हैं आप, है ना, लिक्विड सरफेस, जैसे मेरे हाथ को, इसको लिक्विड सरफेस मान लो ऐसे, और इस पर ये कोई निडल है ऐसे, इस तरह से ऐसे। तो इसको, इस निडल को हम ऊपर से नहीं देख रहे, यहां से नहीं देख रहे हम ऐसे, हम इस निडल को इधर से देख रहे हैं, इधर से इसका क्रॉस सेक्शन दिख रहा है। तो सोचो, तो इस लिक्विड के सरफेस टेंशन के कारण, क्योंकि इस वाली निडल पर ये जो लिक्विड है, इसका सरफेस टेंशन इधर होगा, एक इधर और एक इधर। तो इस सरफेस टेंशन के मैंने दो कंपोनेंट कर दिए, एक तो हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। ऐसे ही इस सरफेस टेंशन के दो कंपोनेंट कर दिए, एक तो हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। तो जरा गौर से देखो, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। भाई, इस सरफेस टेंशन T के दो कंपोनेंट किए आपने, एक तो हॉरिजॉन्टल ऐसे और दूसरा किया है वर्टिकल आपने इस तरह से। ऐसे ही इस सरफेस टेंशन के दो कंपोनेंट किए, एक तो हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। तो देखो, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को क्या कर लेगा, बैलेंस कर लेगा, एक दूसरे से कैंसिल कर देंगे। तो इस वाले पॉइंट पर, इस क्रॉस सेक्शन पर, यहां पर वर्टिकल कंपोनेंट बचेगा, ये इधर वर्टिकल कंपोनेंट बचेगा। तो केवल इसी जगह पर बचेगा कि पूरी निडल पर बचेगा वर्टिकल कंपोनेंट, ऊपर की ओर, पूरी निडल पर ऊपर की ओर वर्टिकल कंपोनेंट आएगा, इस पूरी निडल पर वर्टिकल कंपोनेंट आएगा ऊपर की ओर। ऐसे इस निडल पर वर्टिकल कंपोनेंट, भाई पूरी निडल पर आएगा ना, ऐसे ही इधर आएगा पूरी निडल पर ऊपर की ओर वर्टिकल कंपोनेंट। तो वर्टिकल कंपोनेंट ये सभी किधर होंगे, ऊपर की ओर, और निडल का वेट किधर होगा, नीचे की ओर। तो ये वर्टिकल कंपोनेंट
किसको? इस निडल के जो वेट है ना डाउनवर्ड, उस वेट को क्या कर लेंगे? बैलेंस कर लेंगे, जिसके कारण ये निडल लिक्विड सरफेस पर क्या करती रहेगी? फ्लोट करती रहेगी। यही लिखा है मैंने, देखो यहां पर इस लिक्विड का सरफेस टेंशन इस क्रॉस सेक्शन पर मैं दिखा रहा हूं, और आपको ये काम पूरी निडल पर लेना पड़ेगा ना मेरे बच्चे। तो देखो इस क्रॉस सेक्शन पर देख रहा हूं मैं, तो इस सरफेस टेंशन के दो कंपोनेंट कर लिए आपने, एक तो ये हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल। ऐसे ही इस सरफेस टेंशन के दो कंपोनेंट कर लिए, ये हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल। तो ये हॉरिजॉन्टल इसको क्या कर देगा? कैंसिल आउट। तो इस वाले सेक्शन पर मींस इस वाले एंड पर, यहां पर ये वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है ना, और ये वेट डाउनवर्ड। तो वर्टिकल कंपोनेंट तो ऊपर और वेट किधर है? डाउनवर्ड। तो ये वर्टिकल कंपोनेंट इस निडल के बैलेंस वेट को क्या कर लेंगे? बैलेंस, जिसके कारण ये निडल लिक्विड सरफेस पर क्या करती रहेगी? फ्लोट करती रहेगी, तैरती रहेगी। ठीक है ना, ये पॉइंट क्लियर हो गया। सेकंड वाला, द फ्लोटिंग ऑफ ए ब्लेड एंड निडल एक्सेट्रा ऑन अ लिक्विड सरफेस इज ड्यू टू सरफेस टेंशन। हियर द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ सरफेस टेंशन, वर्टिकल कंपोनेंट ये वाले, ये वर्टिकल कंपोनेंट, हियर द वर्टिकल कंपोनेंट द सरफेस टेंशन बैलेंस द वेट ऑफ द निडल, जिसकी वजह से ये निडल क्या करेगी? ये वर्टिकल कंपोनेंट, सरफेस टेंशन के ये वर्टिकल कंपोनेंट हैं, इस निडल के वेट को बैलेंस कर लेंगे, जिसके कारण निडल लिक्विड सरफेस पर फ्लोट करती रहेगी। थर्ड पॉइंट बहुत काम का लिखा है मेरे बच्चे, बहुत बेहतरीन पॉइंट लिखा है, जरा गौर से सुनिएगा। क्या है ये पॉइंट, ये समझो जरा। आपने देखा हो बच्चों, कभी मेले वगैरह में गए हो तो वहां पर मेले में खिलौने वाले जो बेचते हैं ना खिलौने, वो एक छोटी सी डिब्बी होती है उनके पास, और उसमें सोप सॉल्यूशन भरा होता है। क्या भरा होता है उसमें? एक डिब्बी सी होती है, उसमें साबुन का सोप सॉल्यूशन तो समझते हो ना, पानी में सोप डिटर्जेंट घोल दिया और उसमें थोड़ा सा डाल देते हैं वो ग्लिसरीन, और घोल करके उसे भर लेते हैं किसमें? एक डिब्बी के अंदर, एक बर्तन के अंदर। और एक होती है उनके पास ट्यूब पतली सी, और उस ट्यूब के आगे की तरफ एक रिंग बनी होती है छोटी सी, उस रिंग को उस सॉल्यूशन में डुबोया उन्होंने, और ऐसे बाहर निकाल के जैसे ही फूंक मारते हैं ना, नहीं तो उस फिल्म को ब्लो करा देते हैं किसके फॉर्म में? सोप बबल के फॉर्म में। वो छोटे छोटे से बड़े सुंदर से रंगीन कलर्ड सोप बबल दिखाई देते हैं, आपने देखा हो तो। मैं बात कर रहा हूं सोप बबल की बात नहीं कर रहा, मैं सिंपल सी बात बोल रहा हूं। एक बर्तन में पानी ले लेना, पानी लेकर के उसमें थोड़ा सा डिटर्जेंट डाल करके घोल देना उसे। अरे चौड़ी सी प्लेट ले लेना, एक बड़ी सी थाली ले लेना, बड़ी सी, समझ गए ना बात? ठीक है ना, थाली ले लेना, एक बड़ी सी प्लेट ले लेना, बड़ी सी बड़ी, ठीक है। उसमें पानी लेकर के थोड़ा सा, और उसमें घोल देना क्या? डिटर्जेंट। और डिटर्जेंट घोलने के बाद उसमें डाल देना थोड़ा सा ग्लिसरीन। ग्लिसरीन तो जानते हो ना, ग्लिसरीन की 4-6 बूंद डाल देना उसमें, और उसको मिला देना ठीक से, ठीक है ना। मान लो हमने किसी बर्तन में, हमने किसी प्लेट के अंदर या किसी बर्तन के अंदर ये सोप सॉल्यूशन ले लिया मैंने। क्या ले लिया? सोप सॉल्यूशन भर लिया मैंने, ठीक है, भर लिया। एक काम और करना, एक लेना आप स्टील वायर, स्टील का तार समझते हो ना, और उसको रिंग के फॉर्म में मोड़ लेना, ऐसे बेंड कर लेना। ये स्टील वायर है, मान जाओ। स्टील का तार समझते हो ना, पतला सा स्टील वायर या कॉपर वायर ले लेना, और इसको रिंग के फॉर्म में बेंड कर लेना, और इसमें एक लगा देना स्टेम, एक रैकेट की तरह बना लेना इसे। किसकी तरह बना लेना इसे? रैकेट की तरह। ऐसा वायर लेकर के रिंग के फॉर्म में मोड़ देना उसे, और उसमें एक हैंडल लगा देना, ये वाला पकड़ने के लिए, ऐसे पकड़ने के लिए हैंडल लगा देना ऐसे, और इस वाले रिंग को इस हैंडल से पकड़कर इस लिक्विड के अंदर डुबो देना, इसके अंदर डुबोना, इसको हैंडल से पकड़ के ऐसे, ठीक है ना, ऐसे डुबो देना इसे। रैकेट की तरह हो गया ना ये। और इसको जैसे ही पानी में उसमें सोप सॉल्यूशन में डुबो दोगे, और इसको धीरे धीरे से, इसको धीरे धीरे इस पानी, इस वाले सॉल्यूशन में से, सोप सॉल्यूशन में, जैसे इस रिंग को डुबोया आपने, तो अंदर चली गई रिंग तो इसमें,
और हैंडल पकड़ रखा है, हैंडल से धीरे धीरे करके उसे उठाना पानी से बाहर। इससे पहले एक काम और करना, जब इस रिंग को आपने इस सोप सॉल्यूशन में डुबोया हुआ है, हैंडल से पकड़ लेना इसे और इसको डुबो देना। यहां पर डुबोने के बाद एक लेना पतला धागा, धागा समझते हो ना, अरे भाई स्ट्रिंग बहुत पतली सी जिससे कपड़े सिले जाते हैं, ऐसे पतला धागा लेना, छोटा सा टुकड़ा ले लेना और उस धागे को छोटा सा लेना धागा और उसके दोनों एंड, दोनों सिरे उसके बांध देना। बांध करके उस धागे को इस रिंग के बीच में ऐसे छोड़ना। जैसे छोड़ोगे ना आप इसको, किसको, इस धागे को, यहां पर इसके बीच में छोड़ देना धागे को, इर्रेगुलर शेप होगी इसकी, ठीक है ना। और इस हैंडल को पकड़ करके, इस हैंडल को पकड़ करके यहां से इस हैंडल को पकड़ करके धीरे धीरे से इस रिंग को इसमें से बाहर लाना है, ऐसे बाहर लाना। तो आप क्या देखेंगे, ध्यान से सुनना मेरी बात को बच्चों, आप देखेंगे कि ये जो धागा है, ये जो धागा है, इसके अंदर जरा गौर से देखना, इस धागे के बाहर एक लिक्विड फिल्म बनी होगी और इसके अंदर लिक्विड फिल्म बनी होगी, और ये धागा जो होगा वो इस लिक्विड फिल्म के ऊपर फ्लोट कर रहा होगा। ये वाला इस लिक्विड की फिल्म जो होगी ना, पतली सी झिल्ली इसके ऊपर रखा होगा और इसकी शेप इर्रेगुलर होगी। कैसी होगी, रेगुलर शेप नहीं होगी इसकी शेप ऐसा कोई नियम नहीं है कि इसी शेप का हो, इर्रेगुलर शेप होगी, मतलब कहने का कोई रेगुलर शेप नहीं होगी। इसके बाद एक काम करना, आप एक निडल लेना, निडल तो समझते हैं ना, आयरन निडल, आयरन की निडल ले लेना एक, और इसकी जो आयरन निडल है ना, इसकी टिप, ये नोक एक कैंडल फ्लेम पर थोड़ा हीट कर लेना। आयरन निडल का ये पॉइंट है ना, आगे वाला हिस्सा, इसको निडल पर, इस निडल का आगे वाले हिस्से को, टिप को कैंडल फ्लेम पर, मोमबत्ती की जो फ्लेम है ना, अरे कैंडल जला लेना, कैंडल नहीं देखी, कैंडल को जला लेना, तो जो फ्लेम निकल रही है उसकी, उस फ्लेम के ऊपर थोड़ा सा गर्म कर लेना इस निडल के आगे वाले हिस्से को, ठीक है ना। और गर्म करने के बाद इस निडल को, इस वाली निडल को बहुत होशियारी से, बड़ा धीमे से इसके बीच में टच करा देना, यहां पर बीच में टच करा देना, इसे यहां पर टच करा देना बीच में कहीं भी। और जैसे ही बीच में टच कराओगे तो क्या होगा देखेंगे आप, देखना जरा, जैसे ही यहां पर टच कराओगे ना, तो देखो मेरे बच्चे होगा क्या, ध्यान से सुनो। जैसे ही निडल को आप यहां पर बीच में टच कराओगे तो क्या होगा, ये जो बीच की फिल्म है ना, इस धागे के बीच में जो फिल्म बन रही है, ये वाली फिल्म, ये वाली जो फिल्म बन रही है, जैसे ही निडल को इसके बीच में यहां टच कराओगे, इस जगह पर कहीं निडल को जैसे ही आप इस धागे के बीच में यहां कहीं टच कराओगे, इस धागे के बीच में जो निडल को गर्म किया है ना आपने, उसको जैसे ही यहां टच कराओगे तो तुरंत क्या होगा, इसके इस धागे के अंदर जो बीच में फिल्म बनी हुई है वो ब्रेक हो जाएगी। और जैसे ही ये फिल्म ब्रेक होगी तुरंत क्या होगा, ये जो धागा है ना एग्जैक्ट सर्कुलर फॉर्म में आ जाएगा, एग्जैक्ट सर्किल के फॉर्म में आ जाएगा, क्योंकि अंदर की फिल्म तो टूट गई, अंदर की फिल्म टूट गई तो बची कौन सी फिल्म, बाहर की। और बाहर वाली फिल्म क्या करेगी, अंदर की फिल्म ब्रेक कर दी आपने निडल से, तो बची कौन सी फिल्म, बाहर से। अब आपको मालूम है कि सरफेस टेंशन के कारण हर एक लिक्विड की फिल्म अपने सरफेस एरिया को कम से कम करने का प्रयास करती है। तो जो बाहर की जो फिल्म बची हुई है वो इस स्ट्रिंग को, इस वाली धागे को, इधर वाले हिस्सा जो फिल्म जो बची हुई है बाहर, वो बाहर वाली फिल्म इस धागे को, क्योंकि बाहर वाली फिल्म का सरफेस एरिया कम से कम, बाहर वाली जो फिल्म है वो फिल्म अपने सरफेस एरिया को मिनिमम करने का प्रयास करेगी। इसका मतलब ये वाली जो रिमेनिंग फिल्म है इस धागे को बाहर की ओर चारों तरफ से खींचेगी, और जैसे ही खींचेगी और इस तरह से खींचेगी कि इस धागे का जो अंदर का एरिया है वो सबसे ज्यादा हो, ठीक है ना। तो बाहर की फिल्म, ये वाली जो फिल्म है, इस धागे को बाहर की तरफ खींचेगी।
जिसकी वजह से डेफिनेटली इस धागे की जो शेप होगी एग्जैक्ट सर्कुलर होगी, क्योंकि सर्किल का एरिया सबसे ज्यादा और बची हुई लिक्विड फिल्म का एरिया सबसे कम। क्योंकि एक बात हम जानते हैं कि सरफेस टेंशन के कारण हर एक लिक्विड की फिल्म अपने सरफेस एरिया को कम से कम करने का प्रयत्न करती है। दैट इज ईच लिक्विड सरफेस बिहेव एज स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन। इसका मतलब हर एक लिक्विड की सरफेस अपने सरफेस एरिया को कम से कम करने का प्रयास करेगी, और जैसे ही सरफेस का एरिया सबसे कम होगा तो इस धागे का एरिया सबसे ज्यादा होगा। और ऐसा तभी पॉसिबल है जब ये जो धागा है ना एग्जैक्ट सर्कुलर फॉर्म में आ जाए, एग्जैक्ट सर्किल में कन्वर्ट हो जाए। इसीलिए एक लाइन लिखी है बच्चों, थर्ड पॉइंट, द एरिया ऑफ सर्किल इज मैक्सिमम। सर्किल का एरिया सबसे ज्यादा होना चाहिए। सर्किल का एरिया का मतलब इसका सर्किल एरिया सबसे ज्यादा, क्योंकि रिमेनिंग फिल्म का एरिया सबसे कम होगा ड्यू टू सरफेस टेंशन। द एरिया ऑफ सर्किल इज मैक्सिमम, द एरिया ऑफ रिमेनिंग लिक्विड फिल्म इज मिनिमम ड्यू टू सरफेस टेंशन फॉर ए गिवन लेंथ ऑफ थ्रेड। मतलब इसी थ्रेड का जैसे ही अंदर की फिल्म को ब्रेक करेंगे तो ये थ्रेड जो है एग्जैक्ट सर्कुलर फॉर्म में आ जाएगी, क्योंकि इस सर्किल का एरिया सबसे ज्यादा, क्योंकि रिमेनिंग फिल्म का एरिया सबसे कम होना चाहिए। और रिमेनिंग फिल्म का एरिया सबसे कम तभी होगा जब गिवन लेंथ थ्रेड की जो भी लंबाई दी है उस लंबाई के लिए इस थ्रेड एक्चुअल एग्जैक्टली ये जो थ्रेड है किसके फॉर्म में आ जाएगी, सर्कुलर फॉर्म में आ जाएगी, क्योंकि सर्किल का एरिया सबसे ज्यादा, तो रिमेनिंग फिल्म का एरिया सरफेस टेंशन के कारण सबसे कम हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गई होगी बच्चों, इसीलिए फिर से समझ लो इसे। द एरिया ऑफ सर्किल इज मैक्सिमम, सर्किल का एरिया सबसे कम है, क्यों? द एरिया ऑफ रिमेनिंग लिक्विड फिल्म इज मिनिमम ड्यू टू सरफेस टेंशन फॉर ए गिवन लेंथ ऑफ थ्रेड। ये बात क्लियर हो गई होगी मेरे बच्चे। मैं फोर्थ पॉइंट बात कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं बच्चों, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन मान लो इसको, या तो इंपॉर्टेंट पॉइंट मान लो, कुछ भी मान लो। इस पॉइंट को जरा नोट कर लेना मेरे बच्चे, क्योंकि इस चैप्टर में केवल और केवल सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, एक ही डेरिवेशन है। इसी डेरिवेशन को आप खास तौर से समझें इसे और नोट करें। वर्क डन इन स्ट्रेचिंग और इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड फिल्म। किसी लिक्विड फिल्म के एरिया को बढ़ाने में किया गया कार्य कितना होगा? वर्क डन इन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड फिल्म। लिक्विड फिल्म के सरफेस एरिया को बढ़ाने में किया गया कार्य, वर्क डन इन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड फिल्म। हमने एक वायर लिया है मेरे बच्चे, लेट ए लिक्विड फिल्म बी फॉर्म बिटवीन ए बेंड वायर PQR एंड ए स्ट्रेट वायर AB कैन स्लाइड ऑन द बेंड वायर। हमने एक काम किया है, ये कोई बेंड वायर लिया है, ये वाला PQR। लेट ए लिक्विड फिल्म, इस बेंड वायर के बीच में यहां पर एक कोई मेटलिक वायर है ये AB, और इस बेंड वायर और इस वायर के बीच में, स्ट्रेट वायर के बीच में कोई लिक्विड फिल्म बनी हुई है, ये वाली, ये लिक्विड फिल्म है। बेंड वायर तो समझते हो ना, वायर को इस फॉर्म में इस तरह से बेंड कर दिया है, और इस वायर पर इस वायर का नाम डाला है PQR, मान जाइए। और इस वायर पर यहां पर देखो मैं बता रहा हूं, ये वायर है बेंड वायर, और यहां पर एक कोई मेटलिक वायर है, ये वाला, जरा गौर से देखना। ये तो बेंड वायर है ये वाला PQR, और यहां पर एक स्ट्रेट वायर है ये वाला, ये AB जिसका नाम डाला है मैंने। तो इस स्ट्रेट वायर और इस PQR जो बेंड वायर है, इसके बीच में यहां पर एक लिक्विड फिल्म, इस वायर और इस बेंड वायर के बीच में, यहां पर बीच में एक लिक्विड की फॉर्म बनी हुई है, यहां पर इस जगह पर, ठीक है ना। तो इस वायर पर ये लिक्विड फिल्म सरफेस टेंशन के कारण इस वायर पर एक फोर्स लगाएगी, किधर की तरफ? ऊपर की तरफ, क्योंकि फिल्म यहां पर है भाई। इस जरा गौर से देखो, ये बेंड वायर है PQR,
और इस PQR पर एक स्ट्रेट वायर है ये वाला AB, और इस स्ट्रेट वायर और बैंड वायर के बीच में यहां पर एक लिक्विड फिल्म है इस जगह पर, यहां पर। तो ये जो फिल्म है इस वायर को इधर टच कर रही होगी ना, इधर, अरे भाई इधर की तरफ टच करेगी, इस वाली साइड पर, और यही फिल्म इधर से भी तो टच करेगी बच्चे इस वायर को। भाई ये वाली जो फिल्म है इस वायर को इधर की तरफ से भी टच करेगी, भाई इधर की तरफ से भी टच करेगी और इधर की तरफ से भी टच करेगी। तो इस वायर पर, इसके बीच में जो लिक्विड फिल्म है इस वायर पर ये जो फिल्म है एक फोर्स सरफेस टेंशन के कारण लगेगा इस पर ऊपर की ओर, ऐसे 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 ऐसे, और ऐसे इधर लगेगा, ऐसे इधर ऐसे, बोथ साइड लगेगा ना, इधर भी और इधर भी। तो इस वायर पर एक फोर्स एक्ट होगा ऊपर की ओर, वो फोर्स कितना होगा, F बराबर T इंटू इधर कितनी लंबाई मान ली है मैंने वायर की L, और इधर लंबाई L है और इधर भी तो लंबाई L लेंगे हम, तो फोर्स कितना लगेगा T इंटू 2L, इतना फोर्स लगेगा इस वायर पर ऊपर की ओर। बात अच्छे से समझ लो बच्चों। लेट ए लिक्विड फिल्म बी फॉर्म बिटवीन ए बैंड वायर PQR एंड ए स्ट्रेट वायर AB कैन स्लाइड ऑन द बैंड वायर। ये वायर है, ये बैंड वायर है और इस पर स्ट्रेट वायर है। तो इस बैंड वायर और इस स्ट्रेट वायर के बीच में एक लिक्विड फिल्म फॉर्म हो रही है, और इस फिल्म पर ये वायर स्लाइड करने के लिए फ्री है, ये वाला वायर। इस वायर को हम नीचे भी शिफ्ट कर सकते हैं और इस वायर को हम ऊपर भी शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर ये वायर यहां पर बैलेंस्ड है, ये वायर यहां पर रुका हुआ है, इसका मतलब कितना है, क्या है कि इस वायर का डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो वेट होगा वो इस वायर पर सरफेस टेंशन के कारण ऊपर की ओर जो फोर्स लग रहा होगा ना, उस फोर्स से इसका वेट बैलेंस होगा। तो अपवर्ड डायरेक्शन में सरफेस टेंशन के कारण फोर्स कितना होगा इस पर, F इक्वल टू T इंटू 2L। और ये वाला फोर्स इस वायर पर ऊपर की ओर है और वेट वायर का डाउनवर्ड है और ये वायर यहां पर बैलेंस्ड है, तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस फोर्स बैलेंस द वेट ऑफ दिस वायर। क्वेश्चन प्रॉब्लम है, तुम्हारी ध्यान रखना आप, ठीक है ना। यहां पर T क्या है मेरे बच्चे, इस वायर पर ऊपर की ओर लगने वाला फोर्स कितना है T, ये T दिखा है बच्चों, और इनटू ये 2L लिखा है। जरा गौर से देख लेना, 2L क्यों लिखा है, क्योंकि इस वाले वायर पर फोर्स इधर भी लगेगा और इधर भी लगेगा, तो इसीलिए इस वायर पर अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा कितना लगेगा T इंटू 2L। और इस फोर्स के कारण यहां पर ये वायर बैलेंस्ड है, इसका मतलब इस वायर का डाउनवर्ड वेट इस पर लगने वाले अपवर्ड सरफेस टेंशन के कारण लगने वाले अपवर्ड फोर्स के को बैलेंस कर लेगा, इस वायर के जस्ट वेट के बराबर होगा, वेट ऑफ वायर, तभी ये वायर यहां पर बैलेंस्ड होगा, ठीक है ना। अब हम करना ये चाहते हैं मेरे बच्चे, इस वायर को हम जितना इस पर फोर्स ऊपर लग रहा है T इंटू 2L, उतना ही डाउनवर्ड फोर्स लगा करके हम इसको स्ट्रेच, इस वायर को खींच रहे हैं, नीचे डाउनवर्ड स्लाइड कर रहे हैं, मींस इस फिल्म को हम स्ट्रेच कर रहे हैं। जैसे इस वायर को यहां से जितना इस वायर पर सरफेस टेंशन के कारण फोर्स ऊपर लग रहा है उतना ही फोर्स लगा करके नीचे हम खींच दें, तो ये फिल्म क्या हो जाएगी, यहां से पहले तो फिल्म ये वाली है, ये वाली, अब फिल्म वायर जैसे चल करके यहां से यहां आ गया, तो अब तो फिल्म पूरे एरिया में होगी ना, पूरे एरिया में होगी फिल्म। भाई अब फिल्म कहां तक होगी, भाई पहले तो फिल्म केवल इतने एरिया में है, अब फिल्म इस पूरे एरिया में हो गई। तो चेंज इन एरिया कौन सा हुआ, ये वाला एरिया, चेंज इन एरिया ये हुआ। तो चेंज इन एरिया कितना हुआ मेरे बच्चे, इस फिल्म का जो एरिया इंक्रीज हुआ वो कितना इंक्रीज हुआ, मान लो ये वायर यहां से यहां पर शिफ्ट हुआ x डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस, तो इस सरफेस का, इस लिक्विड फिल्म का चेंज इन एरिया कितना होगा, चेंज इन एरिया ऑफ दिस लिक्विड फिल्म, इस लिक्विड फिल्म का चेंज इन एरिया कितना हुआ L इंटू एक्स। तो इधर से भाई जैसे ही ये फिल्म नीचे आई, जैसे ही ये वायर नीचे आएगा, ऐसे जैसे ही ये वायर नीचे आएगा तो ये फिल्म, पहले वायर यहां है तो फिल्म यहां तक, और जैसे ही वायर नीचे आया तो फिल्म यहां से बढ़कर के यहां तक होगी। तो इतने हिस्से का जो एरिया आएगा वो इंक्रीज इन एरिया हो गया,
एरिया कितना बढ़ गया वो वाला निकल आएगा। तो इसका इंक्रीज एरिया कितना हुआ, इसका इस बढ़ा हुआ एरिया कितना है, बढ़ा हुआ एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया बराबर क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो इधर वाले सरफेस का एरिया निकलेगा ना, तो इधर भी तो एरिया चाहिए मुझे, इस वाले सरफेस का भी तो एरिया चाहिए। तो ये चेंज इन एरिया आएगा कितना 2L इंटू एक्स, ये इंक्रीज इन एरिया आएगा। फिर से समझ लो इस बात को, मैं बात केवल इतनी सी कर रहा हूं मेरे बच्चे, वर्क डन इन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड फिल्म, लेट ए लिक्विड फिल्म be formed between a band wire PQR and a straight wire AB, स्ट्रेट वायर AB के बीच में कोई फिल्म बनी हुई है, AB वायर AB कैन स्लाइड ऑन दिस बैंड वायर, इस बैंड वायर पर ये वायर स्लाइड कर सकता है, ऐसा मैंने मान लिया है। और इस वायर के जब वायर यहां पर है तब लिक्विड फिल्म आपको दिखाई दे रही है, यहां से लेकर के यहां तक ये वाला एरिया, ये लिक्विड फिल्म का एरिया होगा। तो इस वायर पर जो फोर्स लग रहा है ड्यू टू सरफेस टेंशन ऊपर कितना T इंटू 2L, यहां पर T क्या चीज है, सरफेस टेंशन है लिक्विड फिल्म का, और L क्या चीज है, वायर की, वायर AB की लंबाई है यहां से लेकर के यहां तक। क्लियर है ये बात? हियर द टू फ्री सरफेस, इस लिक्विड फिल्म की सरफेस दो फ्री है बच्चों। हियर आर टू फ्री सरफेस ऑफ द फिल्म एंड सरफेस टेंशन एक्ट्स ऑन बोथ ऑफ देम। इस लिक्विड फिल्म की दो सरफेस फ्री हैं, एक सरफेस तो इधर और एक सरफेस इधर। फ्री सरफेस उसको बोलते हैं बच्चों, फिल्म के जिस साइड में एयर हो वो सरफेस फ्री मानी जाती है। तो इसमें लिक्विड फिल्म ये है, तो इस फिल्म के इसके बीच में फिल्म बन रही है, तो इधर भी एयर है और यहां भी एयर है। जिस सरफेस के साइड में जिस फिल्म की जिस साइड पर एयर है वो सरफेस फ्री मानी जाती है। तो इस लिक्विड फिल्म की दो सरफेस फ्री है, यहां पर लिक्विड फिल्म की सरफेस दो फ्री है क्योंकि इधर की तरफ भी तो एयर है और फिल्म यहां पर बीच में बनी हुई है, तो इधर भी तो एयर होगी, तो दो सरफेस फ्री है। यहां पर यही लिखा है देयर आर टू फ्री सरफेस ऑफ द फिल्म एंड सरफेस टेंशन एक्ट ऑन बोथ ऑफ देम। तो इस फिल्म पर इसकी दो सरफेस फ्री हैं, तो दोनों सरफेसों के द्वारा इस वायर पर फोर्स लगेगा, इधर से फोर्स लगेगा इधर और इधर से भी फोर्स लगेगा इस वायर पर इधर। तो इसी वजह से इस पर बोथ साइड फोर्स लगेगा। Hence the total inward force on the wire AB is due to liquid film। इस वायर AB पर इनवर्ड जो फोर्स टोटल लगेगा वो कितना लगेगा, F इक्वल टू T इंटू 2L। T इंटू 2L क्यों, क्योंकि इसकी लंबाई L है और लिक्विड फिल्म का सरफेस टेंशन T है। तो इस वाली साइड पर इस फिल्म के कारण इस वायर पर ऊपर की ओर फोर्स कितना है T इंटू L और इधर भी T इंटू L। तो टोटल इनवर्ड फोर्स का मतलब ऊपर की ओर फोर्स कितना हुआ T इंटू 2L। ये बात क्लियर है, ये बात क्लियर है। टू इंक्रीज द एरिया ऑफ लिक्विड फिल्म, इस लिक्विड फिल्म का एरिया बढ़ाना है। टू इंक्रीज द एरिया ऑफ लिक्विड फिल्म, इस लिक्विड फिल्म का क्या करना है मुझे, एरिया बढ़ाना है। लिखा है आपने टू इंक्रीज द एरिया ऑफ लिक्विड फिल्म वी हैव टू पुल द वायर AB आउटवर्ड विद ए फोर्स F ड्यू टू विच वायर डिस्प्लेस्ड ए स्मॉल डिस्टेंस X टू द पोजिशन A', आपने लिखा है टू इंक्रीज द एरिया ऑफ लिक्विड फिल्म, टू इंक्रीज द एरिया ऑफ लिक्विड फिल्म we have to pull the wire AB outward with a force F due to which the wire displaced a small distance X to the position A', इस वायर AB को, क्योंकि इस लिक्विड फिल्म का एरिया बढ़ाना है तो इस वायर AB को, इस AB वायर पर जितना फोर्स ऊपर लग रहा है उतने ही फोर्स से आउटवर्ड हम इस वायर को नीचे पुल कर दें, AB से कहां तक, A', B' तक, जिससे वायर डिस्प्लेस होकर के AB से कहां पर आ गया, A', B', जहां पर डिस्प्लेसमेंट आपने कितना लिखा है X। देन द इंक्रीज इन एरिया ऑफ दिस फिल्म, इस फिल्म का एरिया कितना बढ़ गया मेरे बच्चे, यहां पर मैं शो कर दें हम इसे भाई। पहले फिल्म का एरिया तो ये देख रहे हैं आप, अब ये वायर पहले यहां था तो लिक्विड फिल्म का एरिया ये हो गया। अब ये वायर AB से चल करके जैसे ही हमने आउटवर्ड इसको पुल किया, कितने फोर्स से,
जितना इस पर फोर्स ऊपर लग रहा है उतना ही फोर्स से हम बाहर की तरफ इस वायर को खींच दें। तो लिक्विड फिल्म यहां से जो एरिया इतना था, लिक्विड फिल्म वायर ए बी से एक्स डिस्टेंस शिफ्ट होकर के ए डैश बी डैश पर आ गया। तो अब लिक्विड फिल्म तो मेरे बच्चे इस वाले एरिया में होगी ना, सरफेस में। तो लिक्विड फिल्म का पूरी लिक्विड फिल्म का जो एरिया होगा, चेंज इन एरिया, चेंज इन एरिया कितना होगा, ये वाला। तो इंक्रीज इन एरिया कितना हुआ फिर, देन द इंक्रीज इन एरिया ऑफ लिक्विड फिल्म डेल्टा ए बराबर ए बी ए डैश बी डैश। ए बी ए डैश बी डैश मीन्स इस वाले हिस्से का एरिया इंक्रीज हुआ एरिया है, और इक्वल टू क्या होगा 2l इंटू एक्स। ये बात समझो कैसे हुआ ये 2l इंटू एक्स। यहां पर तो ये लंबाई l है और ये डिस्टेंस कितनी है x है, ये वाली डिस्टेंस यहां पर लिख दिया आपने। तो एरिया हो गया l इंटू एक्स, इधर से इस वाले पार्ट का एरिया l इंटू एक्स, तो इधर बढ़ गया एरिया। ऐसे ही क्योंकि दो सरफेस फ्री है तो इस सरफेस के जो बैक साइड में जो एरिया होगा, क्योंकि फिल्म इस तरह से है, वायर ये रहा, ये वायर चल करके यहां से यहां आ गया। तो इतने हिस्से का जो एरिया है इधर से एरिया लेंगे l इंटू एक्स, तो इधर से भी तो लेंगे मेरे बच्चे, ये वाला एरिया भी तो लेंगे इधर से भी तो l इंटू एक्स। तो इंक्रीज इन एरिया ऑफ दिस लिक्विड फिल्म इज इक्वल टू 2l इंटू एक्स। सो द वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द फिल्म इज गिवन बाय द रिलेशन वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स अप्लाइड इनटू डिस्प्लेस्ड डिस्टेंस मूव्ड या डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द लिक्विड फिल्म इज इक्वल टू, वर्क के लिए रिलेशन हम जानते हैं अप्लाइड फोर्स इनटू डिस्टेंस मूव्ड या डिस्प्लेसमेंट। वर्क इज इक्वल टू फोर्स कितना है मेरे बच्चे, अप्लाइड फोर्स T इंटू 2l। कितना, ये जो अप्लाइड फोर्स होगा ये वाला, ये F कितना होगा, जितना ऊपर फोर्स लग रहा है T इंटू 2l। अप्लाइड फोर्स तो T इंटू 2l है, और डिस्प्लेसमेंट कितना है, यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट तो यही हुआ x इंटू एक्स। तो इसको मैंने लिख दिया T इंटू 2l इंटू एक्स, और 2l इंटू एक्स क्या है, चेंज इन एरिया के बराबर है, डेल्टा E के बराबर। तो इस 2l इंटू एक्स की जगह पर मैंने क्या लिख दिया, डेल्टा A। तो वर्क डन इन स्ट्रेचिंग ऑफ लिक्विड फिल्म इज गिवन बाय द रिलेशन W इक्वल टू T इंटू डेल्टा A। इतने जूल। ये बात क्लियर हो गई होगी आपको, ये बात अच्छे से समझ लो, ठीक है। सिंपल सी बात बोली है मैंने, कोई बैंड वायर है PQR और जिस पर एक स्ट्रेट वायर AB स्लाइड करने के लिए फ्री है। इस वायर बैंड वायर और इस स्ट्रेट वायर के बीच में एक लिक्विड फिल्म है, ठीक है ना, ठीक है मेरे बच्चे, जिस फिल्म पर ये वायर स्लाइड करने के लिए फ्री है। तो इस लिक्विड फिल्म के द्वारा इस वायर पर अपवर्ड इनवर्ड फोर्स कितना है, T इंटू 2l, ठीक है। अगर इस वायर को डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा करके हम इसको पुल कर दें AB से A डैश B डैश तक, तो इस फिल्म का एरिया बढ़ जाएगा। तो इंक्रीज इन एरिया कितना होगा, सिंपल सा हो गया 2l इंटू एक्स, और सरफेस एरिया को बढ़ाने में निकालना है वर्क। वर्क के लिए रिलेशन होता है फोर्स अप्लाइड इंटू डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस मूव्ड। फोर्स अप्लाइड कितना है T इंटू 2l, और डिस्टेंस कितनी मूव किया उसने x। तो 2l इंटू एक्स की जगह पर क्या लिख सकता हूं मैं, चेंज इन एरिया डेल्टा A। तो वर्क डन इन स्ट्रेचिंग ऑफ ए लिक्विड फिल्म इज गिवन बाय द रिलेशन W इक्वल टू T इंटू डेल्टा A, इतने जूल। ये बात अच्छे से याद रखना मेरे बच्चे। हम बात कर रहे हैं, जरा ध्यान दो मेरी बात पर। इफ द टेम्परेचर ऑफ द फिल्म रिमेन कांस्टेंट इन दिस प्रोसेस, लिक्विड की फिल्म का सरफेस एरिया बढ़ाने में अगर लिक्विड फिल्म का टेम्परेचर क्या रहे, सेम रहे। इफ द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड फिल्म रिमेन्स कांस्टेंट इन दिस प्रोसेस, मतलब इस किसी लिक्विड फिल्म को स्ट्रेच करने में लिक्विड फिल्म का टेम्परेचर क्या रहे, कांस्टेंट रहे। यही लिखा है, इफ द टेम्परेचर ऑफ द फिल्म रिमेन कांस्टेंट इन दिस प्रोसेस देन दिस वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इन द लिक्विड फिल्म। फिर से समझो इस बात को, किसी लिक्विड फिल्म को स्ट्रेच करने में क्या बेटा, अगर लिक्विड फिल्म का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तो स्ट्रेच करने में जो किया गया वर्क है वो लिक्विड फिल्म के अंदर
किसके फॉर्म में स्टोर्ड रहेगा? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड रहता है, यही लिखा है। इफ द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड फिल्म रिमेन कांस्टेंट एंड दिस प्रोसेस मींस इन स्ट्रेचिंग, देन दिस वर्क इज स्टोर्ड इन द फिल्म एज इट्स सरफेस एनर्जी, और इस सरफेस एनर्जी को इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ लिक्विड फिल्म कहा जाता है मेरे बच्चे। सो दिस वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इन लिक्विड फिल्म। सो सरफेस एनर्जी, और इसको बोलते हैं सरफेस एनर्जी ऑफ लिक्विड। सरफेस एनर्जी इक्वल टू वर्क डन इन स्ट्रेचिंग ऑफ द लिक्विड फिल्म इफ टेम्परेचर ऑफ लिक्विड फिल्म विल रिमेन कांस्टेंट इज गिवन बाय द रिलेशन E इक्वल टू W T डेल्टा E जूल। ठीक है ना? अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन सरफेस टेंशन का फॉर्मूला हो गया T बराबर डेल्टा ए को नीचे ले लो तो T बराबर W अपॉन डेल्टा ए या E अपॉन डेल्टा ए। तो किसी लिक्विड फिल्म की के एरिया को यूनिटी चेंज करने के लिए जितना वर्क डन होगा वो उस लिक्विड का सरफेस टेंशन कहलाता है। ये डेफिनेशन लिखी है। Hence the surface tension of liquid is defined as the numerically surface tension. The numerically surface tension of liquid is numerically equal to the surface energy per unit area of liquid surface and its unit is joule per meter square और न्यूटन पर मीटर। सिंपल सा है। न्यूमेरिकली सरफेस टेंशन क्या बेटा? उस सरफेस एनर्जी के बराबर है जो किसी सरफेस के यूनिट एरिया में स्टोर्ड हो। क्या बेटा? एनर्जी स्टोर्ड इन यूनिट एरिया ऑफ लिक्विड सरफेस इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। कैसे भी कह दो आप। सो सरफेस टेंशन T, surface tension of a liquid is numerically equal to the surface energy per unit area of liquid surface। अरे भाई आपने T बराबर रिलेशन क्या लिखा है? आपने सरफेस टेंशन का रिलेशन क्या लिखा है? एनर्जी सरफेस एनर्जी ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू वर्क डन स्ट्रेचिंग ऑफ लिक्विड फिल्म इफ टेम्परेचर ऑफ लिक्विड फिल्म विल रिमेन सेम। According to this relation, definition of surface tension T is equal to E upon delta E. If delta A is equal to 1, then T is equal to E. So surface tension of liquid is numerically equal to the surface energy per unit area of liquid film surface, and its unit is जूल पर मीटर स्क्वायर। इसकी यूनिट जूल होगी, इसकी यूनिट मीटर स्क्वायर होगी, तो सरफेस टेंशन की यूनिट होगी जूल पर मीटर स्क्वायर, या फिर एक यूनिट पहले बता चुके हैं आप न्यूटन पर मीटर। यहां तक बात क्लियर है मेरे बच्चे? फिर से समझना चाहते हैं तो समझ लें इस पॉइंट को। सिंपल सा है। वर्क डन इन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड फिल्म। लेट ए लिक्विड फिल्म इज फॉर्म्ड बिटवीन द बैंड वायर PQR एंड ए स्ट्रेट वायर AB कैन स्लाइड ऑन बैंड वायर। T यहां पर सरफेस टेंशन है, L लेंथ है, तो इस लिक्विड फिल्म के द्वारा इस वायर पर इनवर्ड फोर्स कितना लगेगा? T इंटू 2L। देयर आर टू फ्री सरफेस ऑफ द फिल्म, क्योंकि दो सरफेस फ्री है, एंड सरफेस टेंशन एक्ट ऑन बोथ ऑफ देम। यहां पर दो सरफेस फ्री है तो दोनों सरफेस के द्वारा वायर पर इनवर्ड फोर्स कितना लगेगा? टोटल इनवर्ड फोर्स ऑन द वायर T इंटू 2L। जैसा कि फिगर में देख रहे हैं T इंटू 2L इनवर्ड फोर्स लगेगा इस लिक्विड फिल्म के कारण, क्योंकि लिक्विड फिल्म के दो सरफेस फ्री है। इसीलिए मैंने T इंटू 2L लिया है, क्योंकि L लंबाई इधर लेंगे तो इस वायर पर, इस वाले वायर पर L लंबाई तो इधर लेंगे और L लंबाई इधर लेंगे, तो इसीलिए इस वायर पर इनवर्ड फोर्स जो लगेगा सरफेस टेंशन के कारण T इंटू 2L लगेगा। ठीक है? टू इंक्रीज द एरिया ऑफ लिक्विड फिल्म, to increase the area of liquid film we have to pull the wire AB outward with a force F, due to which wire displaced a smaller distance x to the position A dash B dash। इसको F फोर्स लगा करके हमने पुल किया वायर को, जिससे वायर AB से चल करके स्ट्रेट वायर कहां पर पहुंच गया? A dash B dash पर। तो इस लिक्विड फिल्म की एरिया कितना बढ़ गया? ये वाला जो गैप है ये इंक्रीज इन एरिया है। देन द इंक्रीज इन एरिया ऑफ लिक्विड फिल्म डेल्टा A, इस वाली इससे का एरिया ले लो, A डैश B डैश इस वाले पार्ट का एरिया, तो एरिया कितना लेंगे? 2L इंटू एक्स। क्यों लिखा? क्योंकि L इधर से और x डिस्टेंस ये गया,
ऐसे ही L डिस्टेंस और X डिस्टेंस नीचे गया, क्लियर है। तो 2L इंटू एक्स इतना एरिया बढ़ गया उसका। सो द वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द फिल्म W इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड इंटू डिस्प्लेस्ड डिस्टेंस मूव्ड। फोर्स अप्लाइड कितना है, T इंटू 2L, जितना फोर्स ऊपर लग रहा था फिल्म के द्वारा इस वायर पर, उतना ही डिस्प्लेस कराने के लिए फोर्स लगाया हमने, कितना, T इंटू 2L और इंटू डिस्टेंस मूव्ड कितनी है, x, तो T इंटू 2L इंटू एक्स, 2L इंटू एक्स। और ये कौन सा एरिया है, इंक्रीज इन एरिया है भाई। इसकी जगह पर 2L इंटू एक्स की जगह पर यहां से इंक्रीज इन एरिया लिख दो, तो यहां पर T और इसकी जगह पर डेल्टा है, इतने जूल। इफ द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड फिल्म रिमेन कांस्टेंट इन दिस प्रोसेस देन दिस वर्क इज स्टोर्ड इन द फिल्म एज इट्स सरफेस एनर्जी। तो इस वर्क को हम लिक्विड की सरफेस एनर्जी भी कह सकते हैं, बस शर्त यह है कि लिक्विड फिल्म का टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। ये बात आपको याद रखनी होगी बच्चों। तो सरफेस टेंशन के लिए रिलेशन क्या बन गया यहां से, सरफेस टेंशन T बराबर वर्क अपॉन चेंज इन एरिया या फिर सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। देखो दो डेफिनेशन हो गई सरफेस टेंशन की। सरफेस टेंशन इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द वर्क डन इन स्ट्रेचिंग ए लिक्विड फिल्म थ्रू यूनिट एरिया। किसी लिक्विड फिल्म के एरिया में यूनिटी चेंज करने के लिए जितना वर्क करना होगा उसे उस लिक्विड का सरफेस टेंशन कहते हैं। और दूसरी डेफिनेशन देखो, द सरफेस टेंशन इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया ऑफ लिक्विड फिल्म सरफेस। इट्स यूनिट इज जूल पर मीटर स्क्वायर, यही लिखा है। एंड द सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया ऑफ लिक्विड सरफेस। इट्स यूनिट इज जूल पर मीटर स्क्वायर और न्यूटन पर मीटर। ठीक है ना बच्चों। इस लेक्चर को बच्चों यहां तक कम से कम 2 बार सुन लें आप, ठीक है ना, और इसको नोट कर लें। जो मैंने वर्क डन इन स्ट्रेचिंग ऑफ लिक्विड फिल्म बताया है, इस टॉपिक पर क्वेश्चन, कुछ एग्जाम्पल्स बताएंगे और इस टॉपिक पर क्वेश्चन अक्सर कर आता है।